प्यारे बच्चों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की अगली कड़ी में आज हम सभी कक्षा 8 का पाठ 4 मिनरल्स एवं मेटल्स यानी खनिज एवं धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे। तो देखिए, खनिज एवं धातु, तो पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि खनिज और धातुएं होती क्या हैं। तो देखिए, हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे आसपास के परिवेश में बहुत सी ऐसी मजबूत चीज़ें मिलती हैं जिसका प्रयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। जैसे हमारे आसपास देखिए, हमारे कमरे में लोहे की खिड़कियां लगी हुई हैं, लोहे की जाली लगी हुई है, लोहे का हैंडपंप लगा हुआ है, बिजली के तार हैं। तो बिजली के तार में देखिए, प्लास्टिक के अंदर कॉपर होता है, कॉपर धातु होती है। आपने सोना देखा होगा, चांदी देखा होगा, जिंक देखा होगा, एल्युमिनियम देखा होगा। एल्युमिनियम के बर्तन आप अपने किचन में देखते हैं ना, जहाँ पर खाना बनता है। लोहे का सिलेंडर देखा है आपने। तो ये सभी जो कठोर चीज़ें हमारे आसपास हैं, जो विभिन्न प्रकार के कामों में उपयोग की जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। आपने पीछे परमाणु, अणु और तत्वों के बारे में पढ़ा था। तो धातु एक प्रकार के तत्व होते हैं। तत्वों में यानी धातु तत्वों में कौन कौन से हैं, जरा कुछ के नाम देख लेते हैं हम लोग। जैसे आयरन है, Fe, लोहे का प्रतीक चिन्ह आपको याद है ना, Fe। कॉपर, सिल्वर, Au गोल्ड का, Zn जिंक का, Al एल्युमिनियम का, Sn टिन का, और इस तरह से बहुत से धातुएं हमने देखी हैं अपने आसपास के परिवेश में। तो ये सभी जो धातुएं होती हैं, ये हमारी प्रकृति में दो रूपों में पाई जाती हैं। ठीक है, दो रूप का मतलब दो तरह से पाई जाती है। जैसे पहला रूप देखिए क्या है, स्वतंत्र अवस्था। स्वतंत्र अवस्था मतलब फ्री। फ्री मीन्स ये धातुएं किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, किसी के साथ मिलकर कोई यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं, यानी पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात ये तत्व के रूप में ही पाई जाती हैं। केवल दो ही धातुएं ऐसी होती हैं जो हमारी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जिसमें एक है गोल्ड, सोना, और दूसरा है प्लेटिनम। सॉरी, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है, प्लेटिनम और गोल्ड दोनों का प्रयोग ज्वेलरी में होता है। दूसरा रूप क्या होता है? धातुएं दूसरा किस रूप में पाई जाती हैं नेचर में, प्रकृति में, पृथ्वी में? संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था का मतलब क्या? किसी और के साथ जुड़ी हुई अवस्था में, किसी और के साथ जुड़ी हुई अवस्था में। ये संयुक्त अवस्था क्या कहलाती है? यौगिक कहलाती है। यौगिक की अवस्था में तो देखिए होता क्या है, यौगिक के रूप में ये धातुएं ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सिलिकेट एट्सेट्रा बहुत से यौगिकों के रूप में, अलग अलग यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। ये सब इन यौगिकों का परिवार कहलाता है। जैसे धातु ऑक्साइड कैसे बनते हैं? धातु और ऑक्सीजन को मिलाने पर। धातु और सल्फर को मिलाने पर धातु सल्फाइड बनते हैं। धातु और कार्बोनेट को मिलाने पर CO3, ये कार्बोनेट होता है, इस पर दो ऋण चिन्ह होता है, कार्बोनेट आयन। तो धातु और कार्बोनेट मिलाने पर धातु कार्बोनेट बनता है। इसी तरह से धातु और SiO3, इसको सिलिका कहते हैं, सिलिकेट्स। तो धातु और सिलिका को मिलाने पर सिलिकेट्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये सभी जो धातुएं हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं, ऑक्साइड के रूप में हैं या सल्फाइड के रूप में हैं या कार्बोनेट, सिलिकेट्स, किसी न किसी यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। इसलिए इनको हम संयुक्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप में केवल दो, सोना, गोल्ड और प्लेटिनम पाया जाता है। आगे देखिए, ये जो धातुएं हैं ये संयुक्त अवस्था में यौगिक के रूप में पृथ्वी की भूपर्पटी, भूपर्पटी का मतलब ऊपरी परत, पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, ऊपरी परत, मिडिल परत और तलछट, तली। तो जो भूपर्पटी होती है इसमें और इन दोनों परतों में, मध्य परत में, भूपर्पटी में, मध्य परत में तथा समुद्र में पाए जाते हैं। ये सभी धातुएं संयुक्त अवस्था में यौगिक के रूप में पृथ्वी की भूपर्पटी, मध्य अवस्था या मध्य परत तथा समुद्र में पाए जाते हैं, जिन्हें खुदाई करके निकाला जाता है। इसलिए इनको खनिज बोलते हैं। खनिज का मतलब जो खन कर निकाला जाता है, खनिज पदार्थ कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? मिनरल। क्या कहते हैं? मिनरल्स। अंग्रेजी में इनको मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, इन मिनरल्स से
अब खुदाई में जो चीज़ें हमें मिलेंगी वो बड़ी साफ़ सुथरी और शुद्ध अवस्था में तो होंगी नहीं, उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स ज़मीन से निकाले जाते हैं, जैसे देखिए बगल में एक चित्र दिया हुआ है आपकी किताब में है बॉक्साइट का, ये एल्युमिनियम का खनिज पदार्थ है। यानी ये जो बॉक्साइट जो आपको पत्थर के रूप में दिख रहा है, गंदा सा मटमैला सा, ये सब खुदाई करके निकाला जाता है और इसमें से धातु यानी एल्युमिनियम को निष्कर्षित किया जाता है। विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा इसमें से एल्युमिनियम को निकाला जाता है और फिर इस एल्युमिनियम को अपनी आवश्यकता अनुसार बाज़ार में बेचा जाता है या विभिन्न चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खनिज पदार्थ से इसी में एक दूसरा चित्र है, ज़रा उसको भी देख लीजिए। दूसरा चित्र है ये आपका मैग्नेटाइट एस्क का। मैग्नेटाइट ये एक लोहे का खनिज है, देखिए लोहा आयरन का खनिज है। ये कितना गंदा, किस तरह का, कोई भी शेप नहीं होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसको खुदाई करके निकाला जाता है और इसमें से हम कौन सा तत्व निकालते हैं? Fe को निष्कर्षित किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, फिर इस लोहे को बाज़ार के अनुसार मॉडिफाई करके मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो मिनरल्स जो आपने खुदाई करके निकाले हैं यौगिक, विभिन्न तत्वों के यौगिक, धातुओं के यौगिक, इनमें से अयस्क का चुनाव किया जाता है। अयस्क को कहते हैं अंग्रेज़ी में ओर। अब देखिए अयस्क का मतलब क्या होता है, ज़रा इसको अच्छे से समझिए। खनिज पदार्थों से अयस्क लिया जाता है। अयस्क जैसे मान लीजिए आपने खनिज खुदाई करके लोहे के 2 अयस्क निकाले, एक ए है और एक बी है। ये 2 अयस्क हैं, सॉरी 2 खनिज पदार्थ हैं। दोनों में एक ही धातु पाई जाती है, चाहे उस धातु को हम क्या मान लें, कोई भी एक धातु मान लीजिए हम लोहे का देखते हैं, तो लोहे के हमने 2 खनिज पदार्थ निकाला, एक का नाम एक कर दिया, एक को बी कर दिया। ठीक है, ये 2 तरह के खनिज पदार्थ हमको मिल रहे हैं, दोनों में लोहा उपस्थित है। लेकिन ए में लोहे की जो मात्रा है वो 75% है और बी में जो लोहे की मात्रा है वो 15% है। अब अगर आप ए से लोहे को निकालते हैं तो भी आपको वही सभी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा जो बी से निकालने के लिए गुजरना पड़ेगा। तो इन दोनों में अगर आपको चयन करना हो कि हम किस अयस्क को या किस खनिज पदार्थ को लोहा निकालने के लिए यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली हम सभी लोगों का जवाब क्या होगा? ए, क्योंकि ए में इसकी मात्रा कितनी है? 75%। मान लीजिए अगर दोनों यानी इसको निष्कर्षण करने में, लोहे को निकालने में मिनरल से 50 लाख का खर्च आता है, तो हम 50 लाख में 15% लोहा लेना पसंद करेंगे या 75% लोहे की मात्रा को पसंद करेंगे? 75%। तो हम ए का निष्कर्षण करेंगे। तो ये ए और बी ये दोनों क्या हैं? दोनों ही खनिज पदार्थ हैं, लेकिन हम किस खनिज से लोहा निकाल रहे हैं? ए से। तो जिस खनिज पदार्थ से हम धातु की मात्रा को निष्कर्षित करते हैं, निकालते हैं अपने उपयोग में लाने के लिए, उस खनिज पदार्थ को हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारा अयस्क है, ये अयस्क खनिज पदार्थ तो है ही, सभी के सभी अयस्क क्या हैं? खनिज हैं, परंतु सभी खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। अर्थात सभी अयस्क खनिज पदार्थ होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, ज़रा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अयस्कों के। अयस्क कह लीजिए या खनिज कह लीजिए, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? खनिज पदार्थ जो डायरेक्ट खुदाई से प्राप्त होते हैं, और अयस्क क्या है? जिन खनिजों से ज़्यादा मात्रा में धातु का निष्कर्षण किया जाता है, धातु को निकाला जाता है, वो अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, पहली धातु देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। इसके अयस्क का क्या नाम है? मैग्नेसाइट। इसका रासायनिक सूत्र है Mgco3। अब यहाँ पर देखिए ये Mg किसके साथ जुड़ा हुआ है? CO3। तो इसका नाम हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये कार्बोनेट फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें एक मैग्नीशियम का परमाणु है, तत्व है, एक कार्बन का तत्व है और एक ऑक्सीजन का तत्व है। और परमाणु कितने हैं? मैग्नीशियम का 1 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। कुल परमाणुओं की संख्या इसमें 5 है। ठीक है, दूसरी धातु हमारी क्या है? जिंक। इस जिंक के अयस्क का क्या नाम है? कैलेमाइन। रासायनिक नाम क्या है? जिंक कार्बोनेट। कार्बोनेट फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें एक तत्व जिंक है, एक कार्बन है और एक
ऑक्सीजन है। तीसरा तत्व लेड। लेड को किससे निकाला जाता है? गैलेना से। गैलेना का साथ फार्मूला क्या है? रासायनिक फार्मूला PbS। यहाँ पे देखिए लेड यानी Pb, लेड का फार्मूला क्या होता है? Pb। ये सल्फ़र के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? सल्फाइड। इसका नाम हो गया लेड सल्फाइड। इसी तरह से कॉपर को कॉपर ग्लांस अयस्क से निकाला जाता है और कॉपर ग्लांस का फार्मूला है Cu2S। इसमें सल्फ़र है तो ये सल्फाइड अयस्क कहलाएगा। आयरन, आयरन को हेमेटाइट से निकाला जाता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम हो गया आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। ये भी एक ऑक्साइड फैमिली से बिलोंग करता है। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। देखिए एल्युमिनियम का अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेड का पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। तो एल्युमिनियम के अयस्क का क्या नाम है? बॉक्साइड। फार्मूला क्या है इसका? रासायनिक सूत्र Al2O3.2S2O। तो ये भी देखिए ऑक्साइड, ऑक्सीजन फैमिली का है, यानी ऑक्सीजन के साथ एल्युमिनियम मिक्स है तो ये ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह से सिल्वर है। सिल्वर के अयस्क का क्या नाम है? अर्जेंटाइड, Ag2S। ये भी सल्फ़र से कंबाइन है तो इसको हम सल्फाइड कह देते हैं। कैल्शियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अयस्क है जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला CaSO4.2S2। इसमें जो 2 H2O मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए हैं इसको हाइड्रेशन या ये कह लीजिए कि हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जब किसी क्रिस्टल में या किसी मॉलिक्यूल्स में वाटर के मॉलिक्यूल भी जुड़े होते हैं तो ऐसे यौगिक को हाइड्रेटेड कहते हैं। हाइड्रेटेड यानी जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हों, ठीक है। तो इसमें भी है और देखिए बॉक्साइड में भी है। तो वाटर को निकालने के लिए क्या करते हैं? हीट करके हम वाटर को निकाल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये तो आसानी से अलग किया जा सकता है। मेन कंपाउंड क्या है? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े होते हैं और ये किस फैमिली का है? सल्फेट फैमिली का। तो ये सभी की सभी धातुएं, देखिए ये सब धातुएं हैं, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कैल्शियम, सब आप अपने आसपास देखते हैं विभिन्न सामानों के रूप में, विभिन्न वस्तुओं के रूप में। ये सब इन अयस्कों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अब ये सभी अयस्क हमारे देश के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। उसकी सूची बुक में दी हुई है, आप बुक से देख लीजिएगा। अच्छा देखिए, ये जो धातु खनिजों के अतिरिक्त, जैसे ये जो हम लोगों ने धातुएं देखी, इन धातुओं के अतिरिक्त कुछ अधातुएं यानी अधातु खनिज जैसे अभ्रक हो गया, कोयला हो गया, चूना पत्थर, संगमरमर तथा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को खनिज तेल भी कहा जाता है क्योंकि ये भी खुदाई से प्राप्त किया जाता है क्रूड ऑयल के रूप में, कच्चे तेल के रूप में, और उसको प्यूरिफाई करके फिर पेट्रोल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। तो पेट्रोलियम को खनिज तेल कहते हैं। ये समुद्र की गहराइयों से निकाले जाते हैं। कई सालों के पेड़ पौधों के सड़ने गलने से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। तो खनिज तेल ये सब भी हम अधातु खनिजों से प्राप्त करते हैं। तो जैसे धातु की खनिजें होती हैं उसी अधातुओं की भी खनिजें होती हैं। कोयला आपने देखा है, कोयले को खुदाई से निकाला जाता है। अभ्रक भी है, चूना पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, चूने पत्थर के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। संगमरमर जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3, ये चूना पत्थर संगमरमर दोनों का जो रासायनिक सूत्र है वो सेम होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए इन अयस्कों से, ये जो अयस्क है, अयस्क किसको कहते हैं? जिन खनिजों में ज़्यादा मात्रा में धातुएं होती हैं। अयस्कों से धातु अधातु को विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। निष्कर्षित का मतलब उसको आइसोलेट किया जाता है, निकाला जाता है तथा उसको किसी न किसी तरीके से, विभिन्न तरीक़ों से शुद्ध किया जाता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक मेथड का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जिसको बोलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं। यानी ये जो पूरा प्रोसेस है, अयस्क की खुदाई से, मिनरल की खुदाई से लेकर अयस्क का बनना, अयस्क का चुनाव करना, अयस्क को विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारते हुए मेटल को अलग करना, फिर मेटल को शुद्ध करना, ये सभी प्रोसेस क्या कहलाते हैं? धातु कर्म या मेटलर्जी कहलाता है। इन अयस्कों में बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे चिकनी मिट्टी, क्ले, कंकड़ पत्थर,
बालू, अन्य धातु या धातु की अशुद्धियाँ होती हैं। तो इन सभी अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है, यानी खनिज पदार्थ में जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? गैंग। इस अशुद्धियों को निकालने के लिए इसमें फ्लक्स, अम्लीय या बेसिक ऑक्साइड मिलाया जाता है। इन दोनों को मिलाने से ये जो फ्लक्स हम मिलाते हैं ये इन अशुद्धियों के साथ रिएक्ट करके धातु का मल बना लेता है और ये नीचे बैठ जाता है, फिर इसको हम अलग कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है अशुद्धियों को अलग करने का। इसके अलावा अशुद्धियों को हाइड्रोलिक वॉशिंग करके, बहुत से प्रोसेस हैं, पानी से धुल कर, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, ठीक है, सॉल्वेंट प्रोसेस है। ये सब चीज़ें अभी आपके कोर्स में नहीं हैं। फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि खनिज पदार्थों को में से खनिज यानी धातु को निकाल कर उसको शुद्ध किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये धातु कर्म कहलाता है। अब धातुओं जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट्स को हम धातु, अधातु और उपधातुओं में बांटते हैं। तो ये जो धातुएं हम इसमें से अलग कर रहे हैं, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, कैसे हम इन धातुओं को पहचानेंगे? तो भौतिक गुण का मतलब क्या है? जो बाहर से, जो आउटर अपीयरेंस के द्वारा जब हम इनका पता लगाएं कि बाहर से कैसी लगती हैं ये धातुएं, कैसी होती हैं। तो देखिए इनके कुछ गुणों के बारे में पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके गुणों को ध्यान रखेंगे। एक एक गुण को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला गुण धातु का क्या है? ठोस नेचर, यानी इसकी जो अवस्था होती है धातुओं की वो ठोस होती है, हमेशा ठोस होती है। इसमें एक अपवाद है। अपवाद का मतलब समझते हैं? जो अलग हटकर होता है। तो सारी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन Hg जिसको हम मरकरी या पारा कहते हैं, पारा आपने देखा है ना, थर्मामीटर में भरा होता है, मरकरी या पारा कहते हैं। दूसरा है गैलियम। मरकरी ये रूम टेम्परेचर पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, और गैलियम ये 31 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड होता है। तो ये दोनों धातुएं नॉर्मली लिक्विड अवस्था में पाई जाती हैं, बाकी सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। नंबर 2 देखिए धातु का नेचर, धातु का गुण हार्डनेस, कठोरता। धातुएं कठोर होती हैं। अपवाद क्या क्या हैं? कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कठोर नहीं होती हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। सोडियम को आप देखेंगे तो चॉकलेट के पीस की तरह होता है, चॉकलेट की तरह होता है। इसको धारदार चाकू से आप काटेंगे तो बड़े आराम से कट जाता है, जबकि धातुएं आराम से कटती नहीं हैं। लोहे को आप काट नहीं सकते आसानी से, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसा होता है कि जैसे आप चॉकलेट को आराम से काट दीजिए उस तरह से इसको काट सकते हैं। तो सभी धातुएं कठोर होती हैं, केवल सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये कठोर नहीं होती हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। उच्च गलनांक, गलनांक क्या होता है? जिस ताप पर कोई भी धातु गलने लगती है उसको उसका गलनांक कहते हैं, और जिस ताप पर कोई भी धातु उबलने लगती है उसको उसका क्वथनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो लगभग सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, बट इसमें भी कुछ अपवाद हैं। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो रूम टेम्परेचर पे ही गल जाती हैं, जैसे गैलियम है और सीजियम है, सीजियम। इनको हथेली पर रख देंगे ना तो भी ये गल जाती हैं। तो ये ऐसी धातुएं हैं जो हथेली पर रखने पर गल जाती हैं। चौथा करेक्टर देखिए, चौथा गुण क्या है इसका? चमक। सभी धातुओं में चमक होती है, सब में चमकीली लहर होती है। तो धातुओं का ये भी एक महत्वपूर्ण गुण होता है, चमक होना। अगला गुण है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात माने चोट पहुंचाना, वर्धनीयता माने बढ़ना। यानी अगर धातुओं को हम चोट पहुंचाते हैं, हथौड़ों से हिट करते हैं, तो हिट कर करके हम इसको पतली शीट के रूप में भी बदल सकते हैं, पतली चद्दर के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने काजू की बर्फ़ी पर चांदी की पन्नी देखी होगी, तो वो बहुत पतली शीट होती है, 1 सेंटीमीटर में लगभग 20 लाख शीट्स आ जाएंगी। तो आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? धातुओं को पीट करके चद्दर के रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आघात वर्धनीय होती हैं, जो बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, जैसे गोल्ड है और सिल्वर है, सोना और सिल्वर। 1 ग्राम सोना अगर हम ले लें तो 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। भैया सोने को पीट पीट के आप ज्वेलरीज़ में देखा होगा आपने, बहुत पतली पतली चद्दर बनाई जाती हैं, बहुत पतली पतली हल्की हल्की, और उससे ज्वेलरीज बनाने में यूज़ किया जाता है, हल्के ज्वेलरीज बनाने में। अगला गुण कौन सा है? तन्यता। तन्यता का मतलब होता है तानने का नेचर, यानी धातुओं को खींच कर पतले
तार बनाए जा सकते हैं। देखिए 1 ग्राम गोल्ड, इसको 2 किलोमीटर लंबे तार में खींचा जा सकता है। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता यानी सुचालक, सुचालक का मतलब क्या होता है, जिनसे होकर विद्युत धारा बहती हो, यानी जितने भी धातुएं होती हैं वो सभी ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, उनसे होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जैसे आप इसको समझना चाहते हैं तो एक लोहे का राड ले लीजिए 1 मीटर लंबा, उसके एक सिरे को गर्म करिए। तो जब एक सिरे को आप गर्म करेंगे तो धीरे धीरे आप क्या देखते हैं कि उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, जबकि आप केवल एक सिरे को गर्म कर रहे हैं। होता क्यों है ऐसा? क्योंकि जब हम लोहे के एक सिरे को गर्म करते हैं तो इस एक सिरे को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो इससे हीट जो है, ऊष्मा, वो इस सिरे से दूसरे सिरे की तरफ फ्लो करती है, बहती है, और ये वाला हिस्सा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अर्थात जो धातुएं होती हैं, लोहे की राड हो, जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा तथा विद्युत का संवहन करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट उसमें कंडक्ट होती है। अगला गुण क्या है? सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है किसी भी धातु को जब हम पीटते हैं या उसको हीट करते हैं तो उसमें एक विशेष ध्वनि पैदा होती है। सभी धातुओं की अपनी अलग अलग विशेष ध्वनि है। धातुओं का अगला गुण देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। जितनी भी धातुएं होती हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी रखती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। अगला गुण क्या है? क्षारीय नेचर। क्षारीय नेचर का मतलब क्षार। आपको मैंने अम्ल क्षार के बारे में बताया था कि अम्ल और क्षार को कैसे पहचानते हैं, लिटमस पेपर से। तो क्षार में क्या करते थे, क्षार में जब हम लाल रंग का लिटमस पेपर डालते थे तो वो कैसा हो जाता था? नीला हो जाता था। तो ये जितनी भी धातुएं होती हैं, ठीक है, ये सभी क्षारीय होती हैं, जल में घुलकर क्षार बनाती हैं। ठीक है, जल में घुलकर क्षार बनाती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। क्षार का मतलब क्या? हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं। तो आप सिर्फ इतना समझिए कि वो क्षारीय होती हैं और लिटमस पेपर को नीला कर देती हैं। अगला गुण इसका है तनाव शक्ति, तनाव सहने की क्षमता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये जो मेटल्स होते हैं इनमें तनाव सहने की क्षमता यानी वजन उठाने की क्षमता, भारी वजन सहने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मशीनें जिसमें लोहे के लंबे लंबे तार लगे होते हैं और उन तारों से बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़े बड़े पत्थरों को, बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठा लिया जाता है, तो वो उसकी तनाव शक्ति कहलाती है। ठीक है, जो धातुओं में सबसे ज़्यादा होती है। अगला गुण देखिए, अधातुओं के भौतिक गुण। तो ये जितने गुण मैंने अभी आपको धातुओं के बताए हैं ये सभी गुण अधातुओं में नहीं पाए जाते हैं, पहली बात। अब अंतर क्या है अधातुओं में? तो पहला देखिए अवस्था। धातुओं में केवल ठोस अवस्था पाई जाती है, जबकि इसमें ठोस, द्रव, गैस सभी अवस्था पाई जाती है। ठोस का उदाहरण देखिए, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। द्रव का उदाहरण ब्रोमीन, Br2। गैस का उदाहरण फ्लोरीन, Cl2, क्लोरीन, अक्रिय गैसें। दूसरा पॉइंट देखिए, रंगीन। जो धातुएं होती हैं वो सभी ग्रे कलर की होती हैं, ग्रे। इस पॉइंट को हमने उसमें शायद डिस्कस नहीं किया है। सभी धातुएं ग्रे कलर की होती हैं, ग्रेइश ब्राउन। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो रंगीन होती हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस हरे पीले रंग की होती है। ब्रोमीन है, ये लिक्विड होता है जो लाल भूरे रंग का होता है। आयोडीन है जो गैस है, जो सॉलिड है, सॉरी, ये बैगनी रंग के क्रिस्टल होते हैं, इसमें बैगनी रंग के चमकदार क्रिस्टल होते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अधातुओं में ही पाया जाता है कि अधातुएं भंगुर होती हैं, ब्रिटल। जैसे ये कोयले का टुकड़ा है, इस कोयले के टुकड़े को अगर हथौड़े से हीट किया जाए तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो अधातुओं के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना यही भंगुरता कहलाता है, ब्रिटलनेस कहलाता है। चौथा देखिए, धातुएं क्षारीय होती हैं तो अधातुएं क्या होती हैं? अम्लीय होती हैं। यानी इसमें जब हम नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो ये नीले को लाल कर देता है। अगला महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी इसका गुण कि जितनी भी अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होती हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब ऋण आयन बनाती है, इलेक्ट्रॉन गेन करके ऋण आयन का निर्माण करती हैं। विद्युत चालकता, नॉर्मली अधातुओं में विद्युत चालकता नहीं होती है, बट इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन 3 रूपों में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलरीन। तो इसमें जो ग्रेफाइट वाला फॉर्म होता है
ये विद्युत का संवहन करता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगला देखिए चमकहीन। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं या धातुएं होती हैं वो उनमें चमक नहीं होती है। इसमें भी एक अपवाद है। अपवादों पर विशेष ध्यान देना आपको, जो उसको फॉलो ना करते हैं उन्हें अपवाद कहते हैं। जैसे आयोडीन है, इसका अपवाद आयोडीन है, ये बैगनी रंग का चमकदार क्रिस्टल होता है। क्लियर? तो ये सभी क्या थे, धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। अब जरा धातुओं के रासायनिक गुणों पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो धातुओं के रासायनिक गुणों में देखिए सबसे पहला गुण इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा लिख कर याद भी कर लीजिएगा, समझ लीजिए फिलहाल यहाँ। जब हम धातुओं की रिएक्शन, धातुओं को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन में मिलाते हैं, तो ये धातु ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा यानी हीट निकालता है और प्रकाश पैदा करता है, रोशनी पैदा करता है। जैसे यहाँ देखिए सोडियम धातु, इस सोडियम धातु की क्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं जो कि हवा में पाई जाती है, तो हवा से भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन या हवा से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड नामक यौगिक का निर्माण करता है। सोडियम ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। इसी तरह से पोटेशियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, तो जो ऑक्सीजन गैस है तो इसको हमेशा O2 के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो पोटेशियम को जब O2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये पोटेशियम ऑक्साइड नामक यौगिक बना लेता है। इसी तरह कार्बन, ये एक अधातु है, अधातु नॉन मेटल है, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए इसकी। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा और ध्यान देने वाला है, वो क्या है कि ये जो सोडियम और पोटेशियम होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, इसलिए इसको हम खुली हवा में नहीं रख सकते हैं। तो इसे हम रखते किस में हैं, इसको मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये नोट करके मैंने लिखवाया है, आपको बताया है, तो याद रखिएगा नोट कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर बाहर रख देंगे तो तुरंत हवा से रिएक्ट करके इसमें हीट निकलने लगती है, आग पकड़ लेता है ये। ठीक है। दूसरा गुण देखिए इसका, रासायनिक गुण। धातुओं को जब हम जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, पानी, जल का तो सबको फार्मूला पता है ना, H2O, जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये धातु हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस या ऑक्साइड O प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है और ऊष्मा हीट निकालता है। तो हाइड्रोजन गैस को H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, गैस को H2 लिखते हैं, और ये जो बगल में ऊपर का एरो बना है ना, इसका मतलब है कि गैस बाहर की तरफ जब निकलती है तो गैस के लिए ऊपर का एरो बनाते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण हमने यहाँ पे लिया हुआ है सोडियम की जल से रिएक्शन। तो सोडियम को ठंडे जल से रिएक्शन कर रहा है, सोडियम पोटेशियम बहुत रिएक्टिव होता है तो ये ठंडे जल से ही रिएक्ट कर लेता है। तो सोडियम जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक यौगिक बनाता है। देखिए मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्साइड OH होता है ना, तो NaOH का फॉर्मेशन करता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है और हीट निकल रही है। कैल्शियम की रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं गर्म पानी से, तो भी ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए इसका फार्मूला हो जाता है CaOH होल ट्वाइस, Ca और OH के सबस्क्रिप्ट में 2, CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऊष्मा। तीसरा देखिए मैग्नीशियम को जब भाप से रिएक्शन कराते हैं, ये रिएक्शन थोड़ा सा अलग है, इसलिए इस पर ध्यान देंगे कि मैग्नीशियम को जब हम भाप से रिएक्शन कराते हैं तभी वो रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर पानी से रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, लेकिन इनिशियली शुरू में ये क्या बनाएगा, भाप के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जितनी भी धातुएं हैं जब वो जल से रिएक्शन करती हैं तो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका नियम है, इसकी प्रॉपर्टी, इसका गुण है रासायनिक, ध्यान रखेंगे। तीसरा है धातु प्लस अम्ल से रिएक्शन, और ये अम्ल कौन से, खनिज अम्ल, जो ज़मीन से खुदाई में निकाला जाता है। हमने आपको खनिज अम्ल बताया था ना, HCl, H2SO4, HNO3। तो ये जब धातुओं की खनिज अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाते हैं लवण और जल। लवण कैसे बनता है, अम्ल और क्षार की रिएक्शन करा के लवण का निर्माण किया जाता है। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस ऊष्मा। उदाहरण देखिए, जिंक की रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब डाइल्यूट, हल्का, बहुत हल्का,
कराते हैं तो ये जिंक क्लोराइड नामक लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसी तरह मैग्नीशियम की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट नामक लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, चलिए ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी एलिमेंट्स को हम 3 भागों में धातु, अधातु और उपधातु में बांटते हैं। तो धातुएं आपको पता ही है, अधातुएं भी आपको पता ही है। उपधातुओं में 2-3 उपधातुओं को ध्यान रखिए। उपधातु किसको कहते हैं? जो धातु अधातु दोनों के लक्षण जिसमें पाए जाते हैं, दोनों के कैरेक्टर जिसमें पाए जाते हैं। उदाहरण है जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे सामने है धातुओं का संक्षारण। तो पहले तो ये समझते हैं संक्षारण होता क्या। संक्षारण माने होता है नष्ट होना, खत्म होना। धातुओं का संक्षारण, जितनी भी धातुएं हैं ये सभी धातुएं जब खुली रखी होती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति में क्रिया करके अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण अपनी सतह पर कर लेती हैं और धीरे धीरे ये जो सतहें होती हैं, परतें होती हैं, वो धीरे धीरे उस पर से उतरने लगती है। इस प्रकार धातुएं नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो धातुओं का नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, लोहा। लोहा तो आप सभी ने देखा होगा कि लोहे में जंग लगती है ना, तो जंग लगती है, धीरे धीरे लोहा क्या होता है, पतला होता चला जाता है। तो लोहे में ऑक्साइड की परत, यानी लोहा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, मॉइस्चर से रिएक्शन करके इसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है Fe3O4, जिसको हम जंग भी कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो ये रस्ट का फार्मूला ये भूरे रंग का होता है। ये देखिए बगल में एक चित्र भी मैंने ये दिया हुआ है कील का। ये कील पे देखिए जंग लगी हुई है। ऐसे ही कील को आप छोड़ दीजिए तो पानी और हवा के संपर्क में आकर ये खराब हो जाता है, नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो तांबा है, तांबा धातु, कॉपर जिसको हम बोलते हैं, कॉपर में कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है CuCO3, जिसके कारण ये हरे रंग का हो जाता है और इस पर धीरे धीरे लेयर निकलनी शुरू हो जाती है, ये भी खराब होने लगता है। चांदी है, तो चांदी आपने देखा होगा घरों में लोग पहनते हैं। तो चांदी में होता है क्या, सल्फाइड की परत चढ़ जाती है जो काले रंग की होती है Ag2S, जिसके कारण वो चांदी खराब लगने लगती है। यहाँ देखिए ये कॉपर में जो धब्बे हैं, हरे रंग के धब्बे, ठीक है। तो इस तरह से ये धातुएं खराब होना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम धातुओं का संक्षारण कहते हैं। अब इन धातुओं को हम बचा कैसे सकते हैं? तो बचाने के तरीके, आप कुछ तरीके तो आप खुद इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर लोहे में जंग लग रही हो तो आप क्या करते हैं, प्राइमर या पेंट का लेप लगा देते हैं। आपकी साइकिल की चैन में जंग लग रही तो क्या करते हैं, आप ग्रीस या तेल लगा देते हैं। दरवाजे के कुंडे में अगर जंग लग रही तो आप क्या करते हैं, उस पर तेल लगा देते हैं। ठीक है। तीसरा, धातु के ऊपर धातु चढ़ाना, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखेंगे। इस क्रिया को कहते हैं गैल्वनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। स्टील या लोहे के ऊपर जिंक धातु की सुरक्षात्मक आवरण चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो जिंक वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर की गैसों से कम रिएक्शन करता है, इसलिए इसकी एक लेयर चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर। लोहे या स्टील को पिघले हुए जस्ते में डुबोते हैं, जिसके कारण उसके ऊपर वो लेयर चढ़ जाती है और वो जो हमारा लोहा है वो सुरक्षित रहता है। चौथा इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी देखिए महत्वपूर्ण है, विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या होता है, धातुओं को नष्ट होने से बचाने के लिए उसके ऊपर क्रोमियम, क्रोमियम होता है Cr, निकिल, निकिल होता है Ni, या टिन, टिन होता है Sn, टिन की विद्युत लेपन किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक मेथड द्वारा इसके ऊपर ये लेयर चढ़ाई जाती हैं इनकी। क्यों? क्योंकि ये धातुएं वायुमंडल की ऑक्सीजन तथा नमी से प्रभावित नहीं होती हैं। देखिए इसका चित्र हमने नीचे दिया हुआ है, आप चित्र से समझ सकते हैं। ये देखिए एक चित्र है, चित्र दिख रहा है ना आपको, ये एक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ पर हमने ये एक सिल्वर की प्लेट ली हुई है, सिल्वर की प्लेट ली हुई है। ये बैटरी है, ये देखिए बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है। ये सिल्वर की प्लेट है, ये एनोड, और कैथोड, दूसरा जो टर्मिनल होता है ये कैथोड होता है। कैथोड पे हमने एक लोहे का चम्मच लगा रखा है। अब इस लोहे के चम्मच पर हमको ये सिल्वर की कोटिंग करनी है, Ag की कोटिंग करनी है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इसमें एक सोल्यूशन भी भरा होता है, सिल्वर नाइट्रेट। ये देखिए, ये वैसे आपके लेवल से ऊपर का है बट समझ लीजिए थोड़ा सा, सिल्वर नाइट्रेट इस कंपाउंड का नाम है। इसमें Ag है ना, ये Ag जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये Ag प्लस में
और नाइट्रेट NO3 माइनस में टूट जाता है। और ये जो Ag है, ये Ag सिल्वर में इससे तो टूटता ही है, और जब इसका हम इलेक्ट्रिक इसके अंदर करंट बहाते हैं तो यहाँ से सिल्वर ये Ag प्लस ये सोल्यूशन में आने लगता है। अब सोल्यूशन पे जब इसकी कंसंट्रेशन यानी से Ag प्लस बढ़ने लगता है तो ये इसके ऊपर धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और ये पूरी लोहे की चम्मच जो है वो सिल्वर की तरह दिखाई देने लगती है। तो इस प्रोसेस को हमेशा DC वोल्टेज पे करते हैं और बड़ा धीरे धीरे करते हैं ताकि एक यूनिफॉर्म लेयर इसके ऊपर चढ़े, मोटा पतला लेयर ना चढ़े। ये सब महंगे प्रोसेस हैं, कॉस्टली प्रोसेस हैं, तो महंगी धातुओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी सस्ती धातु को महंगा बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला कौन सा मेथड होता है। अगला मेथड है हमारा मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु का मतलब एलॉय। अब आप सीधे समझ लीजिए एलॉय क्या होता है। जैसे आप कोई भी सोना जब बाज़ार से ख़रीदते हैं तो सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन आपको जो सोना बाज़ार से मिलता है वो 22 से 23 कैरेट में मिला होता है, क्योंकि उसमें कॉपर की मिक्सिंग की जाती है। तो ये जो मिश्र धातुएं होती हैं वो 2 या 2 से अधिक धातुओं को या अधातुओं को या धातु अधातु दोनों मिलाकर समांगी मिश्रण बनाया जाता है, और इस समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। पिघली हुई अवस्था में इनको मिलाकर मिश्र धातु बना लिया जाता है। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघलाकर आपस में समांगी मिश्रण का मतलब होता है एक जैसा। देखने से आपको नहीं पता चलेगा इसमें क्या क्या मिला हुआ है, वो एक जैसा दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो मिश्र धातुएं होती हैं इसको बनाने से फ़ायदा क्या होता है। तो मिश्र धातुएं जो मूल अवस्था में धातु है जिनको मिला के बनाया गया है उसकी तुलना में ये धातुएं बहुत कठोर हो जाती हैं, बहुत सुरक्षित हो जाती हैं, वातावरण से, वातावरणीय गैसों और जल वगैरह से अभिक्रिया नहीं करती हैं। वायु तथा नमी के कारण इसमें क्षरण नहीं होता है, ये खराब नहीं होती, रासायनिक यौगिकों द्वारा खराब नहीं होता है। इसके जो गुण होते हैं वो उसके अवयवी धातुओं के गुणों से अलग होते हैं। अवयवी धातु का मतलब होता है कंपोनेंट्स, जिन धातुओं को मिलाकर इसको बनाया गया। जैसे देखो सोल्डर, जो सोल्डिंग आयरन होता है ना, आप तो सोल्डिंग कराने जाते हैं ना, कभी तार और शॉर्ट करता है ट्रांजिस्टर, रेडियो वगैरह में, तो सोल्डर का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो लेड और टिन को मिला के सोल्डर बनाया जाता है। लेड और टिन दोनों के गलनांक से कम होता है, तो बहुत ही कम ताप पर ये गल जाता है, इसलिए इसका प्रयोग हम करते हैं, और इसकी जो सोल्डिंग होती है वो बड़ी मजबूत होती है। तो धातुओं के गुणों को बढ़ाने के लिए, धातुओं के गुणों को अच्छा करने के लिए, उनके अंदर और नई नई प्रॉपर्टीज़ डेवलप करने के लिए मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा जरा मिश्र धातुओं के 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, पहला है पीतल। पीतल आप सभी ने देखा होगा, मंदिर की जो घंटियाँ होती हैं आपने, पीतल होता है। इसमें तांबा और जस्ता मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा यानी Cu और जस्ता यानी जिंक। तांबा और जस्ते को मिलाते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बर्तन बनाने में, तार बनाने में, वाद्य यंत्र बनाने में, सजावट की वस्तुएं बनाने में। दूसरा है कांसा जिसको हम ब्रॉन्ज भी कहते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। सबसे पहला जो मेडल हम लोग को ओलंपिक्स में मिला था वो ब्रॉन्ज मेडल मिला था, कांस्य मेडल। ये तांबा और टिन का बना होता है। तांबा यानी कॉपर, और टिन क्या होता है? Sn। टिन का प्रतीक क्या होता है? Sn। इसका यूज़ सिक्का बनाने में, घंटी बनाने में, मेडल बनाने में, गहने बनाने में किया जाता है। ठीक है। सोल्डर का ये सीसा और टिन से बना होता है। सीसा यानी लेड Pb और टिन यानी Sn। तो Pb और Sn से बना होता है। इसका काम होता है जो विभिन्न इलेक्ट्रिक वस्तुएं होती हैं उनके परिपथ में टाँका लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा देखिए स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकिल से बना होता है। लोहा इसमें क्रोमियम धातु होती है और निकिल होती है। इसका प्रयोग बर्तन बनाने में, उपकरण बनाने में, छुरी कांटे इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो ये था हमारा पार्ट 4 खनिज और धातुएं। और चूँकि बहुत लंबा चैप्टर हो गया था फिर भी हमने इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप हमसे डाउट अपना डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट समय ज़्यादा लगने की वजह से थोड़ा सा हमने इसको जल्दी जल्दी ख़त्म किया है। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा, कहीं ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपको जो ना समझ में आए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, खनिज और
धातु के। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।